हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 दिसंबर 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले रोजाना की तरह हम लोग पिछले दिन का 1 मिनट में रिविजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का विधानसभा जो चुनाव हुआ इसमें कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। कल का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव का 4 राज्य का रिजल्ट कल मैंने बताया था, 1 राज्य आज कवर कराऊंगा, ठीक है। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती थी, तो 115 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रही, तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी। ये तीनों ही हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में जीत दर्ज की है। इसके अलावा तेलंगाना में जो हुआ विधानसभा चुनाव उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, 64 सीटें इसे मिली थी। COP28 शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, यूएई में आयोजित किया जा रहा है, 12 दिसंबर तक अभी चलेगा। ये 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है ये मुरली श्री शंकर ने जीता है, केरल के हैं ये। इसके अलावा NTPC जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसको ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार में 2 पुरस्कार मिले हैं। फॉक्सकॉन ने कहा है कि भारत में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और CRPF के कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अनीश दयाल सिंह। वर्तमान में ये ITBP के महानिदेशक हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन इसको मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार जो है 24,104 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिविजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी PDF और क्विज आपको MJT ऐप पर दी जाती है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल PDF जैसे यहां पर पढ़ाया जाता है ये एज इट इज आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा क्विज भी रहता है, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहता है, तो क्विज भी सॉल्व किया करो, उससे आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी आपकी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिजोरम में किस पार्टी ने जीत दर्ज की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिजोरम का रिजल्ट एक दिन बाद आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रे था और उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एक दिन टालने का फैसला लिया था रिजल्ट। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 4 का रिजल्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मिजोरम जो है इसको यहाँ पर देख लो। मिजोरम जो है यहाँ पर जोरम पीपुल्स मूवमेंट नाम की एक नई पार्टी है, इस पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये अभी इस बार पहली बार इस चुनाव लड़ रही थी और इसने जीत दर्ज कर ली। मिजो नेशनल फ्रंट जिसके CM थे जोरमथंगा, उनकी पार्टी हार गई, सेकंड पर रही, हार गई। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वहाँ पर ये माइनॉरिटी पार्टी के रूप में जोड़े जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, मतलब बड़ी पार्टी नहीं है, वहाँ पर रीजनल पार्टियाँ बड़ी पार्टी हैं। तो ये एनालिसिस है। 40/40 सीटें, यानी कि 40 सीटें टोटल हैं। 21 चाहिए होता है बहुमत के लिए। कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुमत के लिए 50% + 1 सीट जो होती है उसे कहते हैं बहुमत। तो 40 में से 20 + 1 यानी 21 जो पाएगा वो बहुमत हासिल करेगा। और यहाँ पर ZPM जो है पार्टी, इसने 27 सीटें जीती, जिससे पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। और MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी है, जो जोरमथंगा वाली पार्टी है, और इस पार्टी ने क्या किया है, ये 10 सीट ही जीत पाई है। बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा कर पाई है। तो इस हिसाब से मिजोरम का भी रिजल्ट रहा। क्लियर है ना। अभी के टाइम पर जोरमथंगा CM है, लेकिन अभी इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि अब इनकी विपक्षी जो पार्टी है ZPM, इसने जीत दर्ज कर ली है। तो पार्टी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सी पार्टी के CM हैं, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ZPM का फुल फॉर्म होता है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, और MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी को इसने हराया है, जो कि अभी तक सत्ता में थी। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम अगर देखना चाहो मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपने भारत के मैप में मिजोरम। ये अपना बॉर्डर इधर मणिपुर से शेयर करता है, इधर असम से शेयर करता है, और इधर शेयर करता है त्रिपुरा से। बांग्लादेश से भी अपना बॉर्डर लगाता है, क्योंकि बांग्लादेश आपका यहाँ तक पड़ता है। क्लियर है ना। मिजोरम की राजधानी आइजॉल होती है। मुख्यमंत्री अब चेंज होंगे, अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। पलक टीपो, तमदेल, रेंगदिल यहाँ पर झीलें हैं। यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य में खुआलम, छेलाम, चेरो हैं। चर्चित स्थल है आइजॉल, चंफाई, लुंगलेई। और जिलों की संख्या 11 है। 40 सीटें हैं विधानसभा की, जिस पर चुनाव हुआ, 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICFR
ई की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई? ये ICFRE है, आई मत समझिएगा, ये ई है, ठीक है ना, इसे ई कर लो। एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है ना। तो इसकी पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं कंचन देवी। कंचन देवी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। भारत में जो एक मंत्रालय है पर्यावरण और वन का, उसी मंत्रालय के तहत एक विभाग है ICFRE का, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वानिकी अनुसंधान या कहे फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन का। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की ये पहली महिला महानिदेशक हैं, पहली महिला महानिदेशक हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर की रहने वाली हैं, 1991 बैच की हैं। ये 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत ये आता है। अब पहली महिला की बात आई है, तो जब भी पहली महिला आती है तो मैं रिवीजन आपका जरूर कुछ न कुछ कराता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर अभी शीतल महाजन जो है, ये माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी थी। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये महिला प्रमुख बनी है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स पाने वाली पहली महिला हैं ये। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं वर्तमान में और बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली महिला फील्ड निदेशक नियुक्त किया गया है। कैप्टन अभिलाषा बराक को भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू एविएटर नियुक्त किया गया है। रितु खंडूरी उत्तराखंड की विधानसभा में पहली महिला स्पीकर बनी हैं। आगे, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया? तो गृह मंत्री जी अमित शाह जो हैं, इन्होंने खादी माटी कला का उद्घाटन किया है। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, तो वहीं पर अभी खादी माटी कला का आयोजन किया गया है। खादी माटी कला जो है महोत्सव, ये खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC जिसे कहते हैं, उसके द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अहमदाबाद के साइंस सिटी में। तो इसी के द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रति लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या कहे एक प्रकार से प्रचार प्रसार करने के लिए ये आयोजित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर खादी माटी कला महोत्सव है, तो इसमें खादी और माटी कला के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल किए जाते हैं, उनकी प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं। खादी और ग्रामोद्योग अगर उत्पादों के कारोबार की बात करें तो यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आ गई है निकल करके कि पिछले 9 वर्षों में इसका कारोबार 1.34 लाख करोड़ बढ़ा है, ठीक है ना, इसके आंकड़े को पार कर गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, KVIC के। आगे, वर्ष 2024-25 के लिए कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर से चुना गया है? तो 2024 और 2025 के लिए यानी 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से भारत को चुना गया है। कहाँ का सदस्य? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। ये इसमें 10 सदस्य होते हैं, एक्चुअली 10 बड़े सदस्य होते हैं, शीर्ष सदस्य उन्हें माना जाता है और इनमें इंडिया को एक बार फिर से इंक्लूड किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले ये देश होते हैं। इनमें से बाकी के 9 देश कौन से हैं? तो बाकी के देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE है। अब भारत भी इसमें फिर से आ गया है 2024 और 2025 के लिए, यानी कि 2 वर्षों के लिए। क्लियर है? चलिए आगे, इसमें वोटिंग होती है और वोटिंग के थ्रू चुना जाता है। भारत को एक बार फिर से मिला और भारत जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग के साथ निर्वाचित किया गया, इसीलिए क्वेश्चन बना। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली पेश की है? तो भारतीय रेलवे ने हाथियों को टक्कर से बचाने के लिए एक पहल शुरू की है, गजराज सुरक्षा कवच। क्या? गजराज सुरक्षा कवच। इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होता है ना, अभी अपने रीजन में तो ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी घटना नहीं देखने को मिलती, लेकिन असम वगैरह में ना जब ट्रेनें गुजरती हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत केसेस मिलते हैं कि हाथी ट्रेन के पटरी पर चल रहा था और जा करके, क्योंकि बहुत ही हैवी शरीर होता है, तो अगर ट्रेन आ रही होती है स्पीड में तो इतनी जल्दी हाथी भी अपने आप को नहीं पार कर पाती है पटरी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेन टकरा जाती है हाथी से। ऐसे में हाथियों की मृत्यु भी हो जाती है या ट्रेन हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे टक्कर को बचाने के लिए मतलब भारतीय रेलवे चाहती है कि ट्रेनें जो हैं वो हाथियों से न टकराएं या हाथी जो है वो ट्रेनों से न टकरा पाएं। इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली शुरू की है जिसका नाम है गजराज सुरक्षा कवच। गजराज सुरक्षा कवच, ये सिस्टम क्या होगा इसको समझिएगा।
आपने देखा है ना कि जो ट्रेनें आती हैं उसके आसपास तार लगे हुए होते हैं, वो कंपन करते हैं, प्रेशर से कंपन करते हैं, तो उनसे गनगनाहट आती है, उत्पन्न होती है, तो जानवर वगैरह जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये तो मतलब मैदानी इलाकों में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDC जो है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है रेलवे के द्वारा कि ये दबाव तरंगों को महसूस करेगा और हाथियों के पैरों के कंपन को पहचान लेगा। अगर कोई बहुत भारी जानवर आ रहा है जैसे कि हाथी वगैरह, तो ये उसको महसूस कर लेगा और फिर क्या करेगा, वो डायरेक्ट इंडिकेशन देगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर को जैसे ही जानकारी मिलेगी तो वो उस जगह पर जो भी ट्रेन आ रही होगी उसको वो स्टॉप कर देगा, रोक देगा या रोकने का निर्देश दे देगा लोको पायलट को। तो ये होगा यहाँ पर। आपको पता है, देखो लोको पायलट जो होता है वो केवल हैंडल संभालने के लिए और ब्रेक लगाने के लिए होता है। उसे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कितनी स्पीड में जाना है, ये सब कुछ जो है वो स्टेशन मास्टर तय करता है। वो पूरा ट्रैक कर रहा होता है कि ट्रेन आ रही है तो कैसे आ रही है, किस प्रकार से आ रही है। तो ऐसे में डायरेक्ट OFC केबल के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से स्टेशन मास्टर को जानकारी जाएगी और वो वहाँ से रोकेगा, ठीक है, रोकने का निर्देश देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बेस्ड पर ये काम करेगा। गजराज सुरक्षा कवच, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अभी भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। चलो बहुत दिनों के बाद रेलवे आया है तो रेलवे के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत में पहली बार अगर पूछा जाए, चलो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक पेज ले लेता हूँ, उसके बाद उसमें समझाता हूँ। भारतीय रेलवे बहुत दिन बाद आए हैं तो इनको अच्छे से जान ही लेते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे की अगर बात करें शुरुआत कब हुई या कहें कि पहली बार कब चला गया, पहली बार कब चलन हुआ इसका भारत में, तो भारत में पहली बार चला ये 16 अप्रैल के दिन, 16 अप्रैल को ये चला और 1853 का टाइम था। उस टाइम किसका शासन चल रहा था तो आप बताओगे, डलहौजी का। किसका? डलहौजी का चल रहा था, डलहौजी का टाइम चल रहा था, है ना। इसी के टाइम पर डाक प्रणाली भी आई थी, हड़प नीति वगैरह भी आई थी। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी पहले, तो आप बताओगे ये चली थी बॉम्बे से, तब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे से चली थी ठाणे के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। ये दूरी थी 34 किलोमीटर की, 34 किलोमीटर की। अच्छा, ट्रेन का नाम क्या था, ट्रेन का नाम क्या था तो आप बताओगे ब्लैक ब्यूटी था, ब्लैक ब्यूटी ये था ट्रेन का नाम, ठीक है ना। और ये बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी पहली। अच्छा जी, उसके बाद आगे की बात करें अगर तो हम लोग ईयर वाइज ही चलते हैं। 1853 आ गया है तो 1870 पर आते हैं। 1872 में क्या हुआ था ना, 72 में क्या हुआ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरपीएफ का गठन किया गया था। लॉर्ड मेयो का टाइम चल रहा था, याद होगा आपको, जनगणना में आप याद करते हो कि पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। तो 1872 में ही आरपीएफ का गठन हुआ। फिर आगे आते हैं 1890। 1890 में क्या हुआ था, रेलवे एक्ट आया था। क्या आया था? रेलवे एक्ट आया था। फिर 1905 आता है। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। किसका? रेलवे बोर्ड का गठन होता है। ये टाइम किसका था? 1905 में लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर रेलवे बोर्ड का हुआ। ठीक है जी, और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ। 1905 के बाद 1925 आ जाते हैं, डायरेक्ट 1925 आ जाते हैं। 1911-12 में राजधानी बनी दिल्ली, ये भी ध्यान रखना। देखो ईयर वाइज अगर चलोगे ना बहुत अच्छे से तैयार होगा। 1925 में ना क्या हुआ, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्रेन चलती है ना ऊपर से, वो चली ये। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1925 से फिर अब एडवांस होता रहा, रेलवे लगातार होता रहा। आगे आ जाते हैं हम लोग 2018 में एक बहुत एडवांसमेंट देखने को मिला, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, थोड़ा सा इससे भी पीछे चलते हैं, है ना, मेट्रो को भी ले लेते हैं। 1984 में क्या हुआ ना कि मेट्रो की शुरुआत हो गई भारत में। मेट्रो शुरू हुई कहाँ पर? कोलकाता मेट्रो के रूप में सबसे पहली मेट्रो इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। 2002 में दूसरी मेट्रो के रूप में दिल्ली मेट्रो आई। मेट्रो पर मैं कभी अलग से पूरा बता दूंगा, तो उसको ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग किनारे किनारे से निकल लेते हैं। 2018 में आते हैं। 2018 में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होती है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये 18 महीने में बनकर के तैयार हुई थी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत की पहली। इसके बाद आ जाओ ट्रेन 18 के बाद, अभी तो बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, अभी तो वो चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा।
अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक चलेगा, लेकिन अभी चल नहीं रही है तो हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। 2018 ये हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस की, और अभी बहुत टाइप की अब ट्रेनें वगैरह चलाने जाने की बात चल रही है, फिलहाल इतना आप याद रखो। अच्छा, अब रेलवे बोर्ड के बारे में स्थापना तो आप जान ही गए, तो अब इसके बारे में अगर पूछा जाएगा इसकी अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष हैं, अभी मैंने आपको बताया था, पहली महिला बनी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा बनी है, और ये हैं पहली महिला। तो याद रखना ये बात, और ये पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, चाहे ये पीडीएफ देंगे तो आप कर लेना, ठीक है ना। तो ये रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे के एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सबको ये याद ही होना चाहिए, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है ये नहीं पता होता है किसी को। आपको 8 अक्टूबर तो पता है 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था, इसलिए मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। लेकिन नौसेना दिवस का ना इतिहास थोड़ा सा युद्ध से जुड़ा हुआ है। नौसेना ने अपना वीरता का जो अदम्य साहस दिखाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट में, ऑपरेशन ट्राइडेंट चला करके 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, तो इधर भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, और उसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे वहाँ पर जो है तेल के भी जो स्टोर थे उस पर भी तबाह किया था, अटैक किया था, और उसके बहुत सारे पोत भी गिरा दिए थे, मार गिराए थे। तो इसकी याद में भारत इसे मनाता है, सेलिब्रेट करता है। तो 3 दिसंबर को ये ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था 1971 में, 4 दिसंबर को ये सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन नेवी डे। वैसे अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो कहा तो जाता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में स्थापित किया, लेकिन मैं आपको बताऊं चोल राजाओं ने सबसे पहले, कहते हैं कि दुनिया की सबसे परफेक्ट नौसेना जो अगर थी उस टाइम पर किसी की, तो चोल राजाओं की थी, और वो चोल वंश के राजाओं के द्वारा भारत में भी शुरू की गई थी। भारत में ही रहते थे चोल राजा। तो ये चोल शासक जो हैं इंडोनेशिया तक फैले थे, इंडोनेशिया तक का जो हिस्सा था वो भी भारत में था, इतिहास में मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। तो यानी कि भारतीय नौसेना अगर बात करें तो बहुत पुरानी है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी आए, वो भी एक परफेक्ट नौसेना रखते थे, है ना। तो ये मतलब होता क्या ना, हम लोग की टेंडेंसी है कि अंग्रेज जो बोल दिए उसको ज़्यादा अथेंटिक मानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तो लिखा ही जाता है, बहुत सारे आर्टिकल में भी मिलेगा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़िया से स्थापित किया। वैसे हमारे इतिहास तो और भी पुराने हैं। थीम क्या है, ऑपरेशंस एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। ये लंबी थीम है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है ना, एडमिरल आर हरि कुमार जी यहाँ के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, ये प्रमुख दिवस हैं दिसंबर मंथ के, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीत लिया है दोस्तों किसने, अभिनव चौधरी ने। अभी रैपिड फायर पिस्टल में 25, यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है एक्चुअली में, 25 मीटर का इवेंट जो हुआ था उसमें अभिनव चौधरी ने जीता है। बाकी इन लोगों ने भी जीता है टीम इवेंट में, ठीक है। तो अभिनव चौधरी ये रहे। 25 मीटर की जो रैपिड फायर पिस्टल की पुरुष वाला इवेंट था उसको अभिनव चौधरी ने जीता है, उसमें गोल्ड। ये 66वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हुआ है। कहाँ पर ये आयोजित हो रहा था, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा था। अब इसमें जो बाकी के नाम आपको दिखे ना, विजयवीर, राजकंवर और उदयवीर, तो इन लोगों ने भी जीता है जूनियर इवेंट में, टीम इवेंट में। तो ये तीनों का टीम इवेंट था, ये दोनों तो जुड़वा भाई हैं। तो ये था शूटिंग चैंपियनशिप था। जब शूटिंग है, ये तो चल रहा है भारत में, चलो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ISSF के बारे में बताया था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये दोहा में अभी रिसेंट वाला हुआ था, और मैंने आपको बताया था ये साल भर में ना 3-4 बार हो जाता है बड़े आराम से, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये इसका वैश्विक वाला टूर्नामेंट है, समझ लो विश्व कप टाइप का शूटिंग का। आगे, हाल ही में चक्रवात मिचोंग, इसने किस राज्य में दस्तक दिया, तो देखो मिचोंग जो है वो आज आंध्र प्रदेश के तटों से टकरा जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी कवर कर चुका हूं क्वेश्चन, और मैंने लगातार आपको बताया भी है। आप तो मतलब रेगुलर हो भी गए होंगे कि आगे आने वाले तूफान, आगे आने वाले 10, 20, 50 भी आप बता सकते हो कैसे रखे जाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने प्रक्रिया बताई हुई हैं, बार बार नहीं बताऊंगा। आंध्र प्रदेश से ये मिचोंग तूफान जो है, चक्रवाती तूफान, ये आकर के टकराएगा। ये समुद्री दबाव और ठंडी गर्म जलवायु की वजह से होता है ऐसा। भूगोल पढ़ लेना आकर के, जीएस सफलता बैच में आपको पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये साइक्लोन, ये मिचोंग है, और नाम यहाँ पर करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से नाम पूछा जा सकता है कि किस देश ने रखा। तो किस देश ने रखा, कैसे नाम रखा, ये तो मैं आपको बताया ही हूँ, जैसा कि आपको बताया भी है। जब भी कोई टॉपिक ऐसा लगे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, करंट अफेयर का है,
तो आपको क्या करना है, सिंपली वो टॉपिक लिखना है, आगे MJT एजुकेशन लिखना है, सर्च कर देना है यूट्यूब पर, डेफिनेटली वो आपको वीडियो मिलेगी। 7 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, 7 साल में ऐसे हर एक मुद्दे लगभग जो मतलब स्टैटिक वाले होते हैं, जो लोगों को नहीं समझ में आते हैं, उस पर सब पर मैंने वीडियो बना रखी है। और कईयों टॉपिक ऐसे हैं जिस पर तो मैंने 5-5, 6-6 बार वीडियो बना रखी है। तो आपको बस सर्च करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तूफान का नाम वगैरह कैसे रखा जाता है ये आप सर्च कर सकते हो। अभी मिथिली आया था, उसके बाद अब मिचोंग आया है। मिचोंग को नाम किसने दिया है, म्यांमार ने। किसने नाम दिया है, म्यांमार ने मिचोंग नाम दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। और अब M के बाद किसका नंबर आएगा, M से तो अपना आसपास कोई देश है नहीं, तो M के बाद क्या आता है, O आता है, तो O से ओमान है अपने वाले संगठन में, तो अगला नाम जो दिया जाएगा वो ओमान देगा, ठीक है। आगे आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान सकते हो। आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात की बात छोड़ दें अगर, तो गुजरात के बाद दूसरा सबसे लंबा तटीय जो बॉर्डर है, सीमा है, वो आंध्र प्रदेश की है। जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के CM हैं। जस्टिस S अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। विशाखापत्तनम अभी के लिए राजधानी यहाँ पर अगर बात करें, कुचिपुड़ी बहुत ही प्रमुख यहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है ना। इसके अलावा 26 जिले हो गए हैं, 13 जिले थे, 13 जिलों को 2-2 पार्ट में तोड़ दिया गया और 26 जिले अब हो गए। 175 विधानसभा में, 25 लोकसभा में और राज्यसभा में 11 सीट जाती है यहाँ से। हाल ही में किसने रिसैलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। रिसैलिएंट इंडिया या रिसाइलिएंट इंडिया जैसा भी आप पढ़ो, तो रिसाइलिएंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्स इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडिज्म, तो ये जो है लॉन्च किया गया है पुस्तक, किसके द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। लेकिन इस पुस्तक का कंपाइलेशन या इसको पब्लिक करना, ये सब किसने किया है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने और मोदी स्टोरी ने। इन दोनों फर्म्स ने मिल करके इसे लॉन्च किया है, इस पुस्तक को मतलब तैयार किया है और पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये पुस्तक बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट पर है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर अभी 6ठी विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी, उसी इवेंट में इसे लॉन्च किया गया। ये कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई थी, यानी समिट कहाँ पर आयोजित हुई थी, ये पूछा जाएगा तो आप बताना। देहरादून उत्तराखंड में हुई थी 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बन जाएगा और एक क्वेश्चन आपका ये बुक से बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। आगे कुछ और पुस्तकें जो अभी हाल फिलहाल में चर्चे में रहे, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे वेलकम टू पैराडाइज, इसको ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, कि चौथी पुस्तक है। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु ने लिखा। थ्रेड बाय थ्रेड, सत्य सरन ने लिखा। डॉक्टर हेमा जोशी ने 2 पलकों की छाँव में लिखा। कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्रायोलॉजी, इसको लिखा मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर ने। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये लीना कुमार ने लिखा। पिच साइड, इसको लिखा दोस्तों अमृत माथुर ने। और PS श्रीधरन पिल्लई ने 3 पुस्तकें लिखी, हेरिटेज, ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और अंत्यप्रिया कविता काल। विपुल रिखी की पुस्तक आई ड्रंक ऑन लव। आगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वार्षिक डेटा रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डाटा है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। NCRB का जब भी कोई रिपोर्ट आए, इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, ये रिपोर्ट पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसने अभी 2022 के लिए वार्षिक क्राइम रिपोर्ट जारी की है, खास करके महिलाओं के प्रति होने वाली क्राइम को लेकर। तो इसमें सबसे असुरक्षित महानगर पूछा गया है, तो इसमें आप बता दोगे कि दिल्ली, ठीक है ना। महानगर बात किया जाए, Tier 1 सिटी बात की जाए, तो उसमें दिल्ली वगैरह आते हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, ये सभी महानगर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है, दिल्ली बताया गया है, जहाँ पर महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं। तो ये रिपोर्ट भारत सरकार की है, NCRB की है, तो बहुत ही ऑथेंटिक है और इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब कि दिल खोल करके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बहुत ही डीपली आप पढ़िएगा, ठीक है ना। देश का सबसे असुरक्षित महानगर दिल्ली बन गया है। यहाँ पर बताया गया है कि लगातार तीसरा वर्ष है जब दिल्ली को टॉप पोजीशन मिली है। 19 महानगरीय शहरों में सबसे अधिक संख्या यहाँ की है। यहाँ पर बताया जाता है प्रति 1 लाख महिलाओं पर लगभग 186 अपराध यहाँ पर दर्ज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये है, इसमें पता चलता है 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2022 भर में महिलाओं के खिलाफ 14,158 घटनाएं दर्ज की गई थी। और NCR में, दिल्ली NCR में महिलाओं के अपहरण या अगवा करने वाली भी 3,909 घटनाएं दर्ज की गई थी, ठीक है ना। चलिए ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनका एनालिसिस।
करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जा करके ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं डेली वन लाइनर भेजता हूँ। तो डेली वन लाइनर से क्या होता है ना कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। करंट अफेयर का डिटेल पीडीएफ पाना हो या बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एनालिसिस होता है, जीके की चीज़ें होती हैं, क्लासेस जो भी चलती हैं, उनके बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पर हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। जो चीज़ें आप कहीं पर पेड में खरीदते होगे वो यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन करो और वहाँ पर ढूंढो जाकर पीडीएफ सेक्शन में बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप स्टडी अपना कर सकते हो। ठीक है ना। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था आईएमडी के द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में पहले पर कौन है, तो उसमें अमेरिका है। इंडिया 49वें पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, 1984 में। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा संसद का अभिन्न अंग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। कई बार ये सेम टू सेम पूछा गया है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।